चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज हमारे पास जीपीएस, गूगल मैप्स या सैटेलाइट इमेज ना होते तो हम पृथ्वी को कैसे समझते? दरअसल भूगोल की यात्रा हजारों साल पुरानी है, जहां एराटोस्थेनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द गढ़ा। टॉलमी ने नक्शों के जरिए दुनिया को आकार दिया। हटन ने पृथ्वी की प्रक्रियाओं को विज्ञान से जोड़ा और हम्बोल्ट रिटर जैसे विद्वानों ने ये बहस छेड़ी कि भूगोल को कैसे पढ़ा जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ने तो इस विषय की दिशा ही बदल दी। तो आज हम मिलकर समझेंगे कि भूगोल ने किस तरह नक्शों से लेकर आधुनिक डेटा और थ्योरी तक का सफर तय किया है, और ये इतिहास हमें क्यों समझना चाहिए। हाँ, नमस्ते। बस ये भूगोल से जुड़े कुछ स्टडी नोट्स और सवाल हैं। चलिए इनमें थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये भौगोलिक सोच मतलब समय के साथ कैसे विकसित हुई और कौन लोग थे जिन्होंने इसे ये शक्ल दी। कोशिश यही रहेगी कि इस विषय के सफर को ठीक से समझें। अच्छा, तो एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्यों ये जो विचार है कि भूगोल का मतलब है नक्शे बनाना, ये सबसे पहले किसका था? मतलब लगता तो काफी पुराना विचार है ये। हाँ, ये थे क्लॉडियस टॉलेमी, जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं। वो एक मानवीय खगोल शास्त्री भी थे और उनकी किताब एल्मागेस तो काफी मशहूर है। उनका जोर था गणितीय भूगोल और क्या कहते हैं, नक्शा नवीसी पर। तो हाँ, इससे साफ पता चलता है कि शुरुआत में भूगोल का लेना देना जगहों को दिखाने मतलब स्थानिक प्रतिनिधित्व से कितना ज्यादा था। दिलचस्प है। तो शुरुआत नक्शों से हुई, लेकिन ये जो शब्द है भूगोल या ज्योग्राफी, ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? हाँ, ये श्रेय जाता है एरेटोथेनीज को। हाँ, उन्होंने ही सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द इस्तेमाल किया। ये ग्रीक शब्दों से बना है, जी यानी पृथ्वी और ग्राफो मतलब वर्णन करना। तो उनके लिए भूगोल का मतलब था पृथ्वी की सतह का अध्ययन, इस नजरिए से कि भाई इंसान कहाँ और कैसे रहता है। मतलब शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, तो टॉलेमी का जोर नक्शों पर, एरेटोस्थेनीज ने शब्द दिया, लेकिन पृथ्वी की सतह बनती कैसे है, इस पे भी तो विचार हुआ होगा। एक बहुत मशहूर कथन है, वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। ये कहाँ से आया और इसका मतलब क्या था असल में? हाँ, ये जेम्स हटन का, जो स्कॉटलैंड के भूगोलवेत्ता थे, उनका एक बड़ा क्रांतिकारी विचार था। इसे कहते हैं एक रूपतावाद, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। इसका सार ये है कि जिन धीमी प्रक्रियाओं से, जैसे कटाव है, जमाव है, इनसे आज धरती बदल रही है, वही प्रक्रियाएं लाखों करोड़ों सालों से काम कर रही हैं। मतलब आज को समझकर हम अतीत को समझ सकते हैं। ये भूविज्ञान और भू आकृति विज्ञान के लिए एक बुनियादी सोच बन गई। उनकी किताब थ्योरी ऑफ द अर्थ इसी पर तो आधारित थी। इसने भूविज्ञान को बस अंदाजों से निकालकर वैज्ञानिक अवलोकन की तरफ मोड़ा। हाँ, ये तो वाकई में बड़ा बदलाव रहा होगा सोचने के तरीके में। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका में भू आकृति विज्ञान पर शुरुआती काम करने वाले कौन थे, कुछ ध्यान है? जी, जे.के. गिलबर्ट का नाम आता है। हाँ, हमारे नोट्स बताते हैं कि उन्होंने पेडिमेंट जैसा शब्द गढ़ा और भू आकृतियों के बनने के तरीके को समझने की कोशिश की। उन्होंने गतिक संतुलन सिद्धांत पर भी काम किया था, डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी। ये सिद्धांत कहता है कि लैंडस्केप जो है वो लगातार बदलते तो रहते हैं, पर लंबे समय में देखा जाए तो एक औसत संतुलन बनाए रखते हैं। और भूगोल में अलग अलग तरीकों को लेकर भी तो बहसें चलती रही हैं, है ना? जैसे किसी एक विषय का पूरी दुनिया में अध्ययन करें या फिर किसी एक क्षेत्र की सारी चीजों का एक साथ क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल। बिल्कुल बिल्कुल, ये भूगोल का एक अहम द्वैतवाद, एक दुविधा रही है हमेशा से। वॉरेनियस वो पहले विद्वान थे जिन्होंने भूगोल को दो हिस्सों में बांटा था। एक सामान्य या क्रमबद्ध भूगोल, जो किसी एक भौगोलिक तत्व, मान लीजिए जलवायु या वनस्पति, उसका दुनिया भर में अध्ययन करता है। और दूसरा विशेष या प्रादेशिक भूगोल, जो किसी एक खास प्रदेश की सभी भौगोलिक विशेषताओं को एक साथ देखता है। बाद में हम्बोल्ट जैसे विद्वानों ने क्रमबद्ध अध्ययन पर ज्यादा जोर दिया, वहीं कार्ल रिटर वो प्रादेशिक अध्ययन के ज्यादा हिमायती थे। अच्छा, ये दिलचस्प है कि रिटर को अक्सर आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। क्या इसका मतलब सिर्फ उनके काम करने का तरीका था या उनके नजरिए में भी कुछ खास था? स्रोत उनके उद्देश्यवादी दृष्टिकोण का भी जिक्र करते हैं। हाँ, आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता शायद इसलिए कहा गया क्योंकि वो फील्ड वर्क पर जाने के बजाय मौजूदा जानकारी और रिपोर्ट्स पर ज्यादा निर्भर करते थे।
ऐसा माना जाता है। और उनका उद्देश्यवादी या टेलियोलॉजिकल नजरिया वो ये मानता था कि भौगोलिक विशेषताओं का कोई ना कोई उद्देश्य या डिजाइन होता है जिसे अक्सर ईश्वरीय योजना से जोड़ा जाता था। ये नजरिया हम्बोल्ट ए ज्यादा अनुभवजन्य मतलब एम्पिरिकल तरीके से काफी अलग था। समझ गया। तो विचारों में ये टकराव और विकास तो लगातार चलता रहा है। क्या कोई ऐसा खास दौर आया जब भूगोल में बहुत तेजी से मतलब एकदम से बदलाव हुआ हो? हाँ, निश्चित रूप से। दूसरे विश्व युद्ध के बाद का दौर, उसे कहते हैं मात्रात्मक क्रांति या क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। जैसा कि हमारे स्रोत इशारा करते हैं, इस दौर में भूगोल सिर्फ वर्णनात्मक नहीं रहा। इसमें गणित, सांख्यिकी, मॉडल्स बनाने और सिद्धांत गढ़ने पर जोर बहुत बढ़ गया। कोशिश ये थी कि भूगोल को ज्यादा वैज्ञानिक, ज्यादा वस्तुनिष्ठ और सटीक बनाया जाए, ताकि भौगोलिक पैटर्न को बेहतर समझा जा सके और शायद भविष्यवाणी भी की जा सके। ये सिर्फ तरीकों का बदलाव नहीं था, इसने तो भूगोल के मकसद और दायरे को ही बदल दिया था एक तरह से। और रिचर्ड हार्टशॉन जैसे विद्वानों ने इस दौर में भूगोल की प्रकृति और उसके दृष्टिकोण को परिभाषित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उनकी किताबें द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि भूगोल सिर्फ जगहों के नाम रटने या नक्शे देखने से कहीं ज्यादा गहरा विषय है। टॉलेमी के नक्शों से शुरू होकर हटन की जमीन को समझने के तरीके, फिर रिटर और हम्बोल्ट की बहसें और वहां से होते हुए मात्रात्मक क्रांति तक, इस विषय ने विश्लेषण और सिद्धांत की तरफ एक वाकई लंबा सफर तय किया है। बिल्कुल सही। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हम भूगोल को जिस तरह से देखते और समझते हैं, उसकी नींव इन्हीं ऐतिहासिक विचारों और बहसों पर टिकी हुई है। ये दिखाता है कि कैसे ये क्षेत्र समय के साथ विकसित हुआ है, ज्यादा विश्लेषणात्मक और सैद्धांतिक बना है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। भूगोल के इस ऐतिहासिक सफर को जानना, आज की दुनिया में हम स्थानिक जानकारी, जीपीएस, नक्शों और डेटा को कैसे देखते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या इस समझ पर कोई असर डालता है? सोचने वाली बात है ना।